Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of atomic structure. In our previous lecture we have learned about the cathode rays or electron by the Michael Faraday in the cathode ray tube. Cathode ray tube में दोस्तों हमने पढ़ा था that cathode rays are going to cathode to anode, that's why they are known as the cathode rays which are nothing but the electrons. बट उससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन के साथ हम अभी माइकल फेराडे को रिलेट नहीं कर रहे. इनिशिएट बाय माइकल फेराडे बट स्टिल इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेम विथ जे थॉमसन. ऐसा क्यों है वो भी दोस्तों हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट अब क्या करने वाले, जो कल कैथोड रेज थे जिसको हमने इलेक्ट्रॉन बोला था, वो कैथोड रेज का चार्ज कितना है और कैथोड रेज का मास कितना है, उसका चार्ज मास रेशियो क्या है वो जानना था. एंड दैट चार्ज एंड मास रेशियो इज डेवलप बाय और वी कैन से आइडेंटिफाई, नॉट डेवलप, आइडेंटिफाई बाय दी सर जे थॉमसन. सर जे थॉमसन ने रेशियो किस तरह से आइडेंटिफाई किया था, दैट वी आर गोइंग टू नो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, तो पहले तो सर जे थॉमसन ने क्या किया था, उसने मेजर किया था रेशियो ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन. आई कैन से रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई बाय एम ई, और वी कैन से ई अपॉन एम. ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एट द सेम टाइम एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो वो रेशियो दोस्तों हमको फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट होगा, we can identify that ratio by this experiment, this given experiment. You can see experiment में क्या होने वाला है. You can clearly see कैथोड रे ट्यूब है. कैथोड रे ट्यूब में हमने एनोड और कैथोड को जैसे कल ही अटैच किया था विद दी बैटरीज, विद दी आउटर सोर्स, हायर वोल्टेज के साथ अटैच किया है. नाउ हायर वोल्टेज के साथ अटैच करने के बाद क्या हो रहा है, अभी वहाँ से दोस्तों जब वोल्टेज पास कर रहे हैं एट लो प्रेशर, देन कैथोड रेज आर गोइंग टुवर्ड्स कैथोड टू एनोड, और एनोड टू कैथोड जा रहे हैं बट इन अ स्ट्रेट लाइन. कैथोड रेज आर गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे हमने कल ही पढ़ा था. बट इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल और बोथ फील्ड, अगर किसी भी फील्ड को हम अप्लाई ना करें देन दैट कैथोड रेज आर गोज इन अ स्ट्रेट लाइन. बट दोस्तों अगर हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करें, यू कैन सी क्लियर सी, अगर हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड में सर एनोड और कैथोड और वी कैन से पॉजिटिव और नेगेटिव पोल हो गए. एज वी नो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव. वो कैसे पता चला था, कल ही एक्सपेरिमेंट करा था हमने. जब भी उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ अटैचमेंट होता है तो उसकी जो स्ट्रेट लाइन थी वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहती थी, वो डाइवर्ट होते थे. कौन से वो डाइवर्ट होते थे, डाइवर्ट टू दी पॉजिटिव पोल. तो हमने कल ही दोस्तों ये बात की थी, वो ऐसे वर्क करता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड जैसे उसका खुद का चार्ज नेगेटिव हो, एज वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी नेगेटिव पार्टिकल. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से जो एक्सपेक्टेशन होती है वही एक्सपेक्टेशन पे वर्क करता है. सो इतना हमारे दिमाग में था दैट इलेक्ट्रॉन इज विथ दी नेगेटिव चार्ज. अभी विथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड वो पॉइंट ए पे जाके क्या करेगा, पॉइंट ए पे जाके अटैक करेगा और पॉइंट ए पे जाके टकराएगा. बिकॉज स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, बट जैसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा था पॉजिटिव पोल के साथ अट्रैक्शन होने की वजह से वो ऊपर चला गया. बट इतने स्पीड में था वहाँ पे ब्रेक नहीं लगी, ठीक से जा रहा था, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऊपर चला गया और अटैक ऑन दी पॉइंट ए. अभी हम क्या करते हैं, दैट मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको रिमूव करते हैं. आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड वी आर गोइंग टू अप्लाइड, आई रिपीट, वी आर गोइंग टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. पहले अगर दोनों की एब्सेंस है तो स्ट्रेट लाइन ही है, बट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अटैक ऑन दी पॉइंट सी पे अटैक होता है. अभी दोनों को एक साथ हम अप्लाई कर रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको ऊपर जाना है पॉइंट ए, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको नीचे जाना है पॉइंट सी. अगर दोनों को बैलेंस करें, दोनों फील्ड को बैलेंस करें, देन अगेन दैट कैथोड रेज इज एबल टू मूव इन दी स्ट्रेट लाइन, फिर से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा. सो दो कंडीशन है दोस्तों. फर्स्ट कंडीशन, अगर दोनों में से कोई फील्ड अप्लाई नहीं करता देन कैथोड रेज आर मूविंग इन दी स्ट्रेट लाइन. दोनों फील्ड अप्लाई करते हैं और दोनों को बैलेंस करते देन ऑल्सो दैट कैथोड रेज इज एबल टू मूव इन स्ट्रेट लाइन. बिकॉज ऑफ वन फील्ड उसको पॉइंट ए जाना है, सेकंड फील्ड पॉइंट सी जाना है, दोनों को बैलेंस करेंगे तो क्या रहेगा, पॉइंट सी. यू कैन सी पॉइंट सी पे जाएगा. अभी ये दोनों फील्ड का रेशियो को
थोड़ा अप एंड डाउन करने के साथ सर जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए एंड फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट ही कुड एबल टू आइडेंटिफाई द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास। क्लियर है। और पहले तो ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ पॉइंट्स आइसोलेट किए थे। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट क्या किया, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन था एंड फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये रेशियो आइडेंटिफाई किया था। सो पहले एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने दोस्तों देखा वही एक्सपेरिमेंट को, आई रिपीट, एक्सपेरिमेंट जो हमने देखा वही एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं। सो व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड the electrons derivate from their path and hit the cathode rays tube at point A because of attraction towards positive side। वो पॉइंट ए की तरफ अटैक कर रहे हैं। देन अगर उसको रिमूव कर दे और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे, बट व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द कैथोड रेज ट्यूब एट पॉइंट सी, वो पॉइंट सी पे जाके टकराएंगे। बट बाई केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दोनों को बैलेंस करते हैं, इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू द पाथ विच इज फॉलो इन एब्सेंस टू बोथ फील्ड। अगर दोनों को बैलेंस करें इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसका पाथ वो चेंज हो रहा है, दोनों अप्लाई है बट बैलेंस फॉर्म में नहीं है, तो भी वो थोड़ा बहुत तो अनबैलेंस होगा, उसका पाथ भी अनबैलेंस होगा। अगर दोनों फील्ड को ठीक से बैलेंस करें तो क्या कर सकते हैं, ब्रिंग बैक, उसको उसके खुद के रास्ते पे फिर से ला सकते हैं। और उसके खुद के रास्ते पे आने के बाद कहाँ पे हिट होगा, दे हिट ऑन द स्क्रीन एट पॉइंट बी, यू कैन सी। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, आई रिपीट, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट सर जे थॉमसन ने क्या ऑब्जर्व किया, सर जे थॉमसन ने ऑब्जर्व करने के बाद आर्ग्यूमेंट क्या की, सर जे थॉमसन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इज द मैग्नीट्यूड, आई रिपीट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज और चार्ज ऑन पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। सो दोस्तों यहाँ पे हम इतना कह सकते हैं, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कैथोड रेज, आई रिपीट, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कैथोड रेज इज डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेड है। जितना, आई रिपीट, जितना कैथोड रेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, आई रिपीट, सपोज दिस इज अ कैथोड रे, इसका जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इसको इंफ्लूड करेगा कौन, इसका इन्फ्लुएशन होगा, इन्फ्लुएशन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड। जितना इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा इतना इन्फ्लुएशन ज़्यादा। सो हायर द मैग्नीट्यूड ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उतना इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ दैट थिंग उसका डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, अपने पाथ से, अपने मुंह से, पाथ से ज़्यादा मूव करेगा। सो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, दैट इज़ अ सिंपल थिंग। देन द मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, सपोज यहाँ से ट्रक निकल रहा है और मैं ट्रक वाले को या फिर ट्रक को इस जोर से धक्का देता हूँ तो ट्रक तो दूर जाके गिरेगा ना, रिपीट होगा सर, क्यों, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। बट यहाँ से दोस्तों चींटी जा रही है और चींटी को अगर मैं ऐसा करूँगा तो दूर जाके गिरेगी, दैट इज़ कंपलसरी। सो जितना मास कम होगा उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। यू कैन सी द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। सो ये डिफ्लेक्शन का रिलेशन डायरेक्टली मास ऑफ द पार्टिकल के साथ है। जितना पार्टिकल का मास कम उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा और उतना उसके पाथ से मूव होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। थर्ड थिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों आप यहाँ पे कितना स्ट्रांगली मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल और बोथ फील्ड अप्लाई कर रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक भी डिफ्लेक्शन हो सकता है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत केयरफुली, आई रिपीट, पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत केयरफुली करने के बाद, उसके मेजरमेंट लेने के बाद सर जे थॉमसन ने वैल्यू आइडेंटिफाई की। द वैल्यू ऑफ द चार्ज बाय मास E by m E इज इक्वल टू 1.75880820 इंटू 10⁻11 कूलम इंटू कैल्विन इनवर्स। आई रिपीट, कूलम इंटू कैल्विन इनवर्स। हियर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इन kg, यहाँ पे किलोग्राम में है, 100 किलोग्राम इनवर्स, एंड दी E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कूलम। इसको दोस्तों कूलम में दे रखा है, और ये तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव ही है। सो उसका चार्ज, अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात करें तो -1 बोलेंगे।
क्लियर। तो दोस्तों बिकॉज ऑफ और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट सर जे थॉमसन आइडेंटिफाई द चार्ज मास रेशियो, और ये चार्ज मास रेशियो की हेल्प के आगे दोस्तों मिलीगन ने क्या किया, मिलीगन ने आगे पहले तो इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल चार्ज मेजर किया, चार्ज एक बार देख लिया चार्ज कितना है, फिर यही ये वैल्यू का यूज़ किया E/m। आई रिपीट, मिलीगन ने ऑयल ड्रॉप मेथड से क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप मेथड मिलीगन हैज़ आइडेंटिफाई द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। E/m is equal to 1.758820 into 10⁻11. Charge of the electron is identified by Millikan. From this formula and the charge of the electron, we are able to find out the mass of the electron. Okay, जो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं। Okay friends, as we discussed earlier, by the Mulligan's method or by the oil drop experiment, Mulligan has find out the charge of the electron, and that value is 1.6 into 10⁻19 coulomb. The charge of the electron and the formula, or we can say value of the charge and mass ratio E/m, we are easy to find out the mass of the electron. So mass of the electron is equal to E/E/me. दैट इज़ अगर इन दोनों का सॉल्यूशन करें देन कूलम यहाँ पे कैंसिल होगा, किलोग्राम इनवर्स ऊपर आने के साथ क्या होगा, किलोग्राम और केजी। सो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम इज 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। अगर दोस्तों ग्राम में चाहिए देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 10⁻3। अगर 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते हो देन यू आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राम। ओके दोस्तों, as we discussed earlier, if we are talking about the subatomic particles, not only electron is there, there are two more subatomic particles are there, that is proton and neutron. So हमने अभी जो बात की that is only up to the electron, then what about the proton and neutron? So proton and neutron की भी दोस्तों डिस्कवरी कुछ इसी तरह से हुई थी, but to develop the interest in chapter इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी उसको दोस्तों हमने थोड़ा डेप्थ में देखा। फिर डिस्कवरी में कौन से साइंटिस्ट में कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, क्या मिस्टेक की थी, क्या नहीं की थी, ये सब एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए था। तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ ज़्यादा ही पढ़ा। अभी दोस्तों सिंपली हाउ टू फाइंड आउट और हाउ कैन डिस्कवर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसको दोस्तों थोड़े हम जल्दी से पढ़ने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई थी दोस्तों, एज सिंपल एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जैसा ही एक्सपेरिमेंट याद रखना है, सिंपल नहीं है। उन लोगों को ये फाइंड आउट करने में तो सालों सेंचुरीज लग गई थी, इतना इजी नहीं था। हाँ, एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने कैसे किया था वो अगर पढ़ना है देन वेरी इजी, सिमिलर एक्सपेरिमेंट है। कैथोड रे ट्यूब या फिर कैथोड ट्यूब ही उन लोगों ने फिर से यूज़ की थी। उन लोगों में हम किसकी बात कर सकते हैं, यहाँ पे गोल्डस्टीन की बात कर सकते हैं। गोल्डस्टीन और गोल्डस्टाइन ने दोस्तों यहाँ पे वर्क किया था टू फाइंड आउट दी प्रोटॉन, ज़्यादा वर्क उसका था। अभी दोस्तों बात करें वो कैथोड ट्यूब की, तो कैथोड ट्यूब में थोड़ा मॉडिफिकेशन था। उसके बाद वहाँ पे जैसे आगे गैस फिल किया था, गैस फिल कर रहे थे, जैसे हायर वोल्टेज हमने इम्प्लांट किया था, हायर वोल्टेज भी हम इम्प्लांट कर रहे हैं। बट एक्सपेरिमेंट में जो कुछ ऑब्जर्वेशन मिले थे दैट इज़ डिफरेंट और वी कैन से अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज से अपोजिट थे। लेट अस सी, electrical discharge carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of canal rays carrying positively charged particle. As we discussed, cathode rays are electron, then canal rays are protons. उसको सर कैनाल रेज क्यों बोलते हैं, तो कैनाल रेज इसलिए बोलते हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रोड था, जो इलेक्ट्रोड हम वो गैसियस ट्यूब में रखते हैं इन दी कैथोड ट्यूब, वो गैसेस इलेक्ट्रोड में बीच में दोस्तों हमको कैनाल एक रास्ता देना पड़ेगा जहाँ से ये दिस पॉजिटिवली चार्ज रेज पास हो सके। दे आर पासिंग फ्रॉम दैट कैनाल, सो दे आर नोन एज अ कैनाल रेज। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर लिस्टेड बिलो, जो नीचे दे रखे कुछ इस तरह से। एक चीज़ तो कॉमन है, अगर आज के दिन की बात करें, फॉरगेट दिस एक्सपेरिमेंट, तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि सर वो दोनों अपोजिट होने चाहिए, तो वही ऑब्जर्वेशन हुए होंगे। लेट अस सी,
अनलाइक कैथोड रेज, स्टार्टिंग से ही अपोजिट करना शुरू हो गया। अनलाइक कैथोड रेज द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब। जो कैथोड रेज ट्यूब में दोस्तों जो गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर उसका मास डिपेंडेंट था। These are simply positively charged gaseous ions. They are nothing but the simply positively charged gaseous ions, nothing else. Then the ratio of E upon m, charge upon mass ratio of these particular particles depend on the gas which from this originate. इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट में दोस्तों ये बात पे हमने फोकस करी थी, वहाँ पे वो गैस जो भी गैस प्रेजेंट है उससे फ्री था। यहाँ पे क्या है, डिपेंडेड ऑन द गैस विच फ्रॉम दे ओरिजिनेट। ओके, देन सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। सर ये पॉइंट कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों। अगर बात करें कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तो उसका जो चार्ज रहेगा, आई रिपीट, अगर हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तो उसका जो चार्ज रहेगा, जो चार्ज वो कैरी कर रहे हैं, और फंडामेंटल, आई रिपीट, जो फंडामेंटल सिस्टम है, सिस्टम फॉर दी चार्ज, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज पे यूनिट हो सकता है +1 +2 +3, जैसे हमने मेटल्स में देखे था। इतना नहीं है यहाँ पे +1 +2 +3, बट वो जो यूनिट चार्ज मिल रहा था, यूनाइट, उस तरह से कुछ मिलेगा। देन द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हम बात करें, आई रिपीट, अगर हम बात करें सेम एक्सपेरिमेंट की, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम एक्सपेरिमेंट, तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कैथोड रेज का जो अट्रैक्शन, और वी कैन से कैथोड रेज जाके जो पॉइंट पे टकरा रही थी उससे अपोजिट होगा। वहाँ पे इन दी प्रेजेंस ऑफ, आई रिपीट, इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, कैथोड रेज कहाँ पे टकरा था पॉइंट ए पे, और इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट सी पे। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट सी पे, इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पे। तो ये होगा दोस्तों सिंपली, जैसे यही एक्सपेरिमेंट से हमने अज्यूम किया था दैट इलेक्ट्रॉन में बी विथ नेगेटिव चार्ज, दैट वी अज्यूम प्रोटॉन विथ दी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डिफरेंस हो रहा है, ऐसे वर्क कर रहा है जैसे उसका खुद का चार्ज पॉजिटिव है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर और नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट कौन होगा, जिसका खुद का चार्ज पॉजिटिव हो। The behavior of this particle in magnetic or electrical field is opposite that observed for electron or cathode rays. जो cathode rays के लिए हमने ऑब्जर्व किया था उससे डिफरेंट था, as we discussed. So finally, the smallest and the lightweight positive ion was obtained from hydrogen and was called proton. हाइड्रोजन से हमने ऑब्टेन किया था, and that that ion from the hydrogen is known as a proton. अगर बात करें दोस्तों आज के दिन की, तो आपको मालूम है इन द सेंटर ऑफ हाइड्रोजन ओनली 1 प्रोटॉन इज देयर एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्बिटल्स। अगर इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करें तो क्या हो जाएगा, H+। एक्चुअली H+ इज नथिंग बट दी ओनली प्रोटॉन, एक्चुअली H+ इज नथिंग बट दी ओनली प्रोटॉन। सो दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वॉज characterized in 1990 by the Goldstein। तो ये दोस्तों गोल्डस्टाइन को हमको याद रखना पड़ेगा। दिस इज अबाउट द प्रोटॉन। देन व्हाट अबाउट द न्यूट्रॉन। दोस्तों जब ये एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, जब मालूम पड़ा इसमें कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है दैट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है दैट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज, तो कुछ ऐसा पार्टिकल भी था जो लेजी था, उसको किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं था, बीच में आना था। सो ये अज्यूम किया कि यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जिसका चार्ज ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, दे आर न्यूट्रल, दे आर नथिंग बट दी न्यूट्रॉन्स। लेट अस सी। ओके फ्रेंड्स, फाइनली द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे थे दोस्तों, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे, ऑब्जर्वेशन हुए थे, ओनली ऑब्जर्वेशंस आर देयर। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दी प्रोटॉन, आई रिपीट, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दी प्रोटॉन, तो कुछ बाय दी एक्सपेरिमेंट हमको पता चल रहा था दैट इज देयर इज समथिंग लाइक पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन था, उसके खुद के रेज हमको मिल रहे थे जो एक्सपेरिमेंट में मिले। सिमिलर विद द इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन में भी ये हो रहा था, उसका खुद का नेगेटिव चार्ज था, उसका एक्सपेरिमेंट्स हमने प्रूव करा था। बट ये दोनों चीज़ होने के बाद फिर भी अगर हम बात करें सेंटर ऑफ द एटम, किसी एटम का सेंटर की बात करें, तो फिर भी बाय द एक्सपेरिमेंट वहाँ पे ऐसा फील हो रहा था देयर इज समथिंग विच हैव नो चार्ज, वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, बट देयर वो है। उसको फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों चैडविक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एंड बाय द एक्सपेरिमेंट चैडविक प्रूव दैट देयर इज अ पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ द एटम विथ नो चार्ज विच इज नॉन एज अ न्यूट्रॉन। इतना ही दोस्तों याद रखना है, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय द चैडविक। क्लियर है। अभी दोस्तों ये डिस्प्ले पे आपको एक टेबल दिखेगा और टेबल में दी गई वैल्यू को आपको याद रखना है। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा और ये टेबल में दी गई वैल्यू आप सबने याद कर ली होगी या फिर याद कर लोगे। ओके, टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। Charge to mass ratio of electron. J.J. Thomson was able to measure the ratio of the electrical charge to the mass of the electron using a cathode ray discharge tube. He applied electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of the electrons. When the magnetic field alone is turned on, electron strikes the cathode ray tube at point C. When electrical field alone is turned on, the electron strikes at point A. When both the magnetic and electric fields are off, or when they are balanced, so as to cancel each other's effects, the electron strikes point B. After doing these experiments, he was able to determine the value of charge to mass ratio as E by ME is equal to 1.758820 into 10 to the power 11 coulomb inverse kg. ME, mass of the electron in kilograms. E, magnitude of the charge on electron in coulomb. Charge on the electron. In 1909, Robert Millikan determined the charge on the electron by an experiment known as oil drop experiment. Based on his experiments, he determined the charge on the electron. Charge on the electron 1.60 into 10 to the power of minus 19 coulombs. After knowing the charge to mass ratio value and charge of electron, the mass of electron can be calculated. That is, ME is equal to E divided by E by ME is equal to 1.60 into 10 to the power of minus 19 by 1.758820 into 10 to the power of 11 C inverse kg is equal to 9.1094 into 10 to the power of minus 31 It kg. is remarkable that the neutron was not discovered until 1932. And today's topic is the discovery of neutron. In 1919, Rutherford discovered the proton, a positively charged particle within the atom's nucleus. But the other researchers were finding the proton and described that the proton did not seem to be the only particle in the nucleus. Scientists observed that all mass of an atom cannot be accounted on the basis of just electrons and protons when James Chadwick used scattering data to calculate the mass of this neutral particle. For example, the atomic number of helium is 2 and the atomic number of hydrogen is 1. So, the atomic mass of helium should be double of the hydrogen atom.
However, on calculation, the mass of helium atom was found to be 4 times more than that of hydrogen. It was the big reason for the discovery of the neutron. In 1930, Bothe and Becker bombarded a piece of beryllium with alpha particles from a radioactive source, produced neutral radiation which was penetrating, but non-ionizing. They observed a penetrating radiation emerging from the beryllium that they thought to be gamma rays. When a piece of paraffin wax was placed in the path of the beam, however, the reading on the detector actually increased. It was realized that the increase in reading was due to the emission of protons from the wax, and they tried to work out how this could be happening. If the proton emission had been due to bombardment of the wax by gamma radiation, the gamma rays would have to energy of around 16 MeV, very large for such a reaction. In the year 1932, James Chadwick conducted the same experiment, but he used different bombardment targets other than paraffin. After research and analysis of the various targets, he discovered the presence of a new particle. This new particle has a mass similar to that of the proton, but no charge. He named these particles neutrons. Furthermore, he derived the nearly accurate mass of this new particle by applying the conservation of energy and momentum. He measured the mass of a neutron to be nearly the same as that of a proton. Mn equals 1.00866 U equals 1.6749 by 10 to 27 kilogram.